अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन जो पढ़ा उसमें हमको पता पड़ा कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हमारे मेजर ग्रुप्स हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, उन दोनों ने अलग अलग मेथड्स ऐसे विद टाइम इवोल्यूशन के साथ डेवलप कर लिए हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके और सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉपर गैसेस का एक्सचेंज हो सके ताकि वो मैक्सिमम एनर्जी बना सकें अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यूस रखने के लिए। यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या कर रहा था, प्लांट में जितनी भी गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या CO2 की रिक्वायरमेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करता है टाइनी पोर्स की मदद से जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। Actually, stomata is the main organ which is responsible for exchange of gases in plants. When there is photosynthesis going on, the main requirement of the plant is carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आता कहाँ से है? थ्रू स्टोमेटा। और जब रात के समय रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है तो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन यूज होता है, तो वो ऑक्सीजन भी कहाँ से आता है? स्टोमेटा के थ्रू। तो ये जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है विद द एनवायरमेंट or the exchange of gases between the atmosphere and the plants, it is happening due to stomata. Okay? और ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये मैंने आपको डायग्राम बताया था, तो आप दोबारा रिवाइंड करके देखिए, आपकी बुक में भी डायग्राम है कि ये जो स्टोमेटा होते हैं और जो लीफ के आसपास, लीफ के सरफेस में एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इन सब के आसपास बहुत सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस रहता है। मतलब all the cells are having space between them, large space between them. Why? ताकि उस स्पेस में एयर जा सके, और जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतनी ज़्यादा एयर अवेलेबल होगी और उतना ही अच्छे से और लार्ज अमाउंट में गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। समझ में आया? अब CO2 लेना और ऑक्सीजन देना ये एक गैसियस एक्सचेंज है, और ये गैसियस एक्सचेंज डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। जब प्लांट के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और बाहर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली CO2 अंदर डिफ्यूज हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज हो जाएगा। और उसका उल्टा, अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया और बाहर ऑक्सीजन कम है तो अंदर से ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है ऑटोमेटिकली। The movement of molecules, the molecules are moving on their own, and this process is called as diffusion. The movement of molecules from higher concentration to lower concentration on their own is called as diffusion, as we studied in 9th standard. तो same process, diffusion process use करके plants करते हैं gases का exchange through stomata. ये आपको याद रखना है, this is very important. ये 1 mark questions में आता है। Now we know that sufficient intake of oxygen is necessary for the plant, because if there is sufficient oxygen available, then the energy production will also be sufficient. Then to ensure the sufficient intake of oxygen, we have stomata, and the stomata and the cells which are present on such parts of the plant which are doing gaseous exchange, there is large intercellular space. इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब सेल्स के बीच बीच में स्पेस अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से दे आर इन गुड कांटेक्ट विद एयर। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड, अगेन आई टोल्ड यू, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द मेजर इवेंट्स एट नाइट एंड व्हाट इज द मेजर इवेंट एट डे टाइम। ठीक है, एट नाइट जो होता है, क्या प्रोसेस होगा? रात में फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, रात के समय प्लांट्स भी करते हैं रेस्पिरेशन, है ना, मतलब जो अवेलेबल स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी बनाते हैं और उस प्रोसेस में CO2 रिलीज होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर इवेंट। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डे? डे टाइम पे एज वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, and in the photosynthesis process what is happening? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल ये सब मिलके बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। याद आया? ठीक है, तो CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द नाइट, समटाइम्स प्लांट्स क्या करते हैं, रात में जो CO2 बनाया उसी CO2 को वो स्टोर करके रख लेते हैं इनटू सम अदर फॉर्म, और जब सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म
फॉर्म करते हैं तो उसी CO2 को यूज करके वो ऑक्सीजन बना सकते हैं। कई सारे प्लांट्स में ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। वो क्या करेंगे, CO2 ले लेंगे और ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे। So during the daytime, photosynthesis process is going on, and thus the major event is release of oxygen gas into the atmosphere. That is, oxygen release is the major event during day because of the process of photosynthesis. अब प्लांट्स का तो हमने पढ़ लिया, आई बारी एनिमल्स की। एनिमल्स का क्या करें? अब हमारी अर्थ पे एज वी ऑल नो, हमने क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है लास्ट ईयर, सब कुछ लिंक में जा रहा है, अगर 9th का नहीं आएगा तो 10th में गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने क्लासिफिकेशन प्रोसेस में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। दैट मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का ऑक्सीजन को गेन करने का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। वेराइड ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड different methods for obtaining oxygen to release energy. So यहाँ पर हम basically two types of organisms discuss करेंगे, terrestrial and aquatic. Terrestrial organisms जो होते हैं वो अपना ऑक्सीजन डिराइव करते हैं एयर से, और aquatic organisms जो होते हैं वो अपना ऑक्सीजन डिराइव करते हैं वाटर से। Now ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जो डिसॉल्व होने का रेशियो है, हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का रेशियो ज़्यादा होता है, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। डिसॉल्व होने की कैपेसिटी एयर में ज़्यादा है, वाटर में कम है, एज वी ऑल नो। सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल है। मतलब उस नॉर्मल ब्रीदिंग रेट से भी अगर वो ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे, मतलब ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बन जाएगी। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इतना कम अमाउंट अवेलेबल होने की वजह से उनको ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट करना पड़ता है और उनका रेस्पिरेशन का रेट भी बहुत फास्ट होता है। वो जल्दी जल्दी अंदर लेते हैं, जल्दी जल्दी बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, आई थिंक यू आर गेटिंग, मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। एंड द सेम थिंग्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, रीड इट एंड यू विल बी सो गुड इन दिस टॉपिक कि आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। हाँ, अब वापस हम आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है एयर से, जिसके लिए वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, दैट इज ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल। और उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स से कम होता है। ठीक है, अब जो उसके लिए क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर गैसेस चाहिए तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसको लेने के लिए उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो जो भी ब्रीदिंग के ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि उनका सरफेस एरिया बढ़ सकता है ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन या CO2 एब्जॉर्ब कर सके या रिलीज एक्सचेंज कर सके गैसेस का। समझ में आया? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली दो ऑर्गन्स इस चीज़ के लिए काम में आते हैं, एक तो है हमारे लंग्स और दूसरी है स्किन। बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लंग्स से रेस्पायर करते हैं एंड मेनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर व्हिच रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, frogs, they respire with the help of moist skin. Frogs are doing both the things, they are amphibians. Frogs जो होते हैं वो moist skin से भी respire कर सकते हैं और they have lungs also, तो वो lungs से भी respiration कर सकते हैं। And animals, human beings, most of the mammals are having lungs for that purpose, for exchange of gases. अब lungs का जो surface area कैसे बढ़ता है ताकि वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके वो मैं आपको कमिंग सेशन में बताने वाली हूँ। हम पूरा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं इन ह्यूमन बींग्स इन कमिंग लेक्चर्स। अब आई थिंक आपको सरफेस एरिया वाला फिनोमिनन समझ में आ गया। ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन भी कम है, पानी में ऑक्सीजन कम होता है और उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कंसिडरेबल होती है। उसके लिए वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गन विच दे यूज
is gills, gills. Gill pouches होते हैं, they use those gills in order to exchange gases from water. Now what they do, अपना breathing rate बढ़ाने के लिए और ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को माउथ में एनगल्फ कर लेते हैं। और बहुत सारा पानी जब माउथ में जाता है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाता है। जैसे ही माउथ में वाटर जाता है फिर वो सारे वाटर को गिल्स के थ्रू, गिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन दी लैटरल सर्फेसिस ऑफ देयर हेड, इस तरफ और इस तरफ। जैसे ही पानी अंदर लेते हैं वो इस तरफ से उस वाटर को गिल, यहाँ पर गिल्स होते हैं, इन गिल्स के थ्रू बाहर रश आउट करते हैं। जैसे ही पानी गिल्स से बाहर निकलता है, गिल्स के अंदर होते हैं ब्लड कैपिलरीज जो तुरंत उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिलीज कर देती है, मतलब गैसियस एक्सचेंज। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है गिल्स में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में। मैकेनिज्म क्या है of the exchange of gases and breathing mechanism, that we are going to study in our next lecture. Thank you for watching, and I strongly recommend that you read these portions from your book. I have sent you already the links of the textbooks, and note down all the points which we are writing here. They are short notes, important notes that will be very helpful in revision, and keep doing your homework regularly. Thank you.